हे गाइस, वेलकम टू पीएम पाठशाला। आज हम लेकर आए हैं गाइस GS3 के मेंस 2022 के क्वेश्चन जो हमारे गाइस ऑलरेडी चल भी रहे हैं हमारे चैनल पर। अभी हम लेकर आए हैं गाइस आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करने के लिए गाइस। तो लेट्स डिस्कस दी GS3 मेंस क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये मेंस 2022 का है गाइस। अब इसमें चेक करते हैं क्वेश्चंस के बारे में। देखो इसमें गाइस सबसे बड़ी चीज़ है, इस क्वेश्चन के अंदर नोटिस करो कि पूछ रहा है कि इंक्रीज इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन द कंट्री हैड लेड टू न्यू हेल्थ चैलेंजेस इन द कम्युनिटी। ठीक है, सेकेंड पार्ट क्वेश्चन का है कि ऐसे कौन से चैलेंजेस हैं और कौन से स्टेप्स लिए जाएं ताकि ये चैलेंजेस दूर किए जा सकें। ठीक है, अब समझना ये है कि कैसे कैसे गैस क्राइसिस आ रहे हैं। आंसर की शुरुआत कैसे करोगे, ध्यान से समझो। लाइफ एक्सपेक्टेंसी का पहले तो आपको मतलब पता होना चाहिए गाइस क्या है। तो देखो, लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब है नंबर ऑफ इयर्स अ पर्सन कैन एक्सपेक्ट टू लिव। ठीक है, सबसे बड़ी बात ये। अब देखो लेंसन जर्नल में गाइस आया कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो इंडिया में है वो राइज तो की है 1990 से। अगर आप 2019 को कंपेयर करोगे तो बहुत राइज की है, स्पेशली इन द एरिया ऑफ केरला। केरला जो है ना आपका स्टेट, वहाँ पर बहुत राइज की है। लेकिन उसके बावजूद भी गाइस कई ऐसी डिजीज़ हैं जैसे कि पोलियो, गुइनोवॉर्म डिजीज़, यॉस, टिटनेस, ये सारी की सारी एरेडिकेट तो हो गई हैं। लेकिन डिस्पाइट दिस प्रोग्रेस हमारे कुछ नए चैलेंजेस आ रहे हैं, एंड यही नए चैलेंजेस आपसे उसने क्वेश्चन में पूछे भी हैं। अब कौन कौन से आ रहे हैं गाइस? तो कुछ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं, लाइक आपका कैंसर, हार्ट डिजीज़, ये सारी चीज़ें आ रही है ना गाइस। अब इसमें देखो इन्फेक्टियस डिजीज़ भी हैं आपकी, है ना। इन्फेक्टियस डिजीजेस में कौन सी हैं गाइस? HIV, एड्स, मलेरिया, इबोला, इन्फ्लुएंजा, पैंडमिक्स आपने देखा ही कोविड-19 के फॉर्म में। हंगर एंड स्टारवेशन जो एक ग्लोबल हेल्थ प्रॉब्लम बनती जा रही है। पॉल्यूटेड एयर, वाटर, इनफर्टिलिटी, ओबेसिटी एंड तमाम जो हमारे पास सब्सटेंस अब्यूज़ का प्रॉब्लम आता है कि कोई भी ड्रग एडिक्टेड हो गया या कोई भी सब्सटेंस अब्यूज़ है गाइस। तो 1 in every 8 people in the world live with a mental disorder। सोचो जरा आप कितना मेंटल डिसऑर्डर्स के पेशेंट आ रहे हैं, है ना। क्यों? उसकी वजह से देखो क्या होता है, मेंटल डिस्टर्बेंस हो गई है, लेकिन उससे प्रॉब्लम क्या आ रही है? आपकी थिंकिंग डिस्टर्ब रहेगी, इमोशन रेगुलेशंस खराब होंगे, बिहेवियर आपके एस्पेक्ट पर बहुत असर पड़ेगा। तो इन एस्पेक्ट्स को ठीक करने के लिए गाइस बहुत ज़रूरी है कि हम कुछ नए ऐसे हमें कुछ लाने होंगे टूल्स, जिससे कि हम इन सबसे ओवरकम कर पाए। देखो स्टेप्स समझने की ज़रूरत है कि ऐसे कौन से स्टेप्स हैं गाइस जिससे ये चैलेंजेस दूर किए जा सकें। तो ऐसा ज़रूरी है कि जो भी ओल्डर एज ग्रुप है गाइस, उनको रिटायरमेंट स्कीम के साथ कनेक्ट किया जाए, इन द सेंस दैट कि उनको कुछ ऐसा ऑप्शन दिया जाए कि वो वर्क फ्रॉम होम करना शुरू कर दें और लोअर वर्क आवर्स में काम करना शुरू कर दें, ताकि उनका हेल्थ इम्पैक्ट ना हो। क्योंकि गाइस क्या होता है घर में, देखो हम देखते भी होंगे कि हमारे जो भी ओल्ड एज ग्रुप के जो लोग होते हैं वो घर में बैठे हुए हैं, ठीक है। अब उनको कई सारे मेंटल स्ट्रेस हो रहे हैं, उसकी वजह से उनका फिजिकली भी उनको प्रॉब्लम आ रही है। तो ज़रूरी है ऐसे लोगों को, जितने भी ओल्ड एज ग्रुप हैं, इनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी को इन्हांस करने के लिए हम उन्हें इस तरह का ऑप्शन दें। क्योंकि उनको अगर हम बिजी रखेंगे गाइस तो वो मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से दूर रहेंगे। दूसरा, उनको कुछ ऐसी एक्टिविटीज़, हमें क्रिएटिव एक्टिविटीज़ में डालना चाहिए, म्यूज़िक, पेंटिंग, राइटिंग, ताकि उनका मेंटल एंड फिजिकल वेलबींग उनका अच्छा रहे। अब उसके बाद प्रिवेंटिव केयर आप जानते हो ना, कर लेनी चाहिए। हम मानते हो ना प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो जो भी उनके हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं उनको अगर प्रिवेंटिव केयर के ज़रिए पहले ही जान लिया जाएगा, अगर वो एनुअल विजिट्स करें और स्क्रीनिंग करवाते रहें, उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल क्या है गाइस, ये बोल्ड नहीं है, ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर चेक कराएं, स्किन कैंसर या अदर डिजीज़ को देखते जाएं, तो उनका पहले ही प्रॉब्लम डिटेक्ट हो जाएगा। इसके साथ साथ गाइस ये भी ज़रूरी है कि योगा एंड मेडिटेशन को प्रमोट किया जाए, ताकि वो डिप्रेशन, कैंसर, डायबिटीज़, इन सब डेडली डिजीज़ से बच पाएँ। इसके अलावा उनको डाइटरी हैबिट्स भी कुछ ऐसी डालनी होंगी जिससे वो स्वस्थ रहें। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल यूज़ करें, कुछ ऐसे स्टेपल डाइट का इस्तेमाल करें जिससे उनको हार्ट अटैक, स्ट्रोक्स या कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ की गाइस जो प्रॉब्लम होती है वो सारी उनकी दूर होती चली जाए। नाउ लेट्स कम टू द गाइस। देखो ये भी GS3 का ही आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, मेंस 2022 का। आप देखो ध्यान से समझो, क्वेश्चन कह रहा है कि हर साल ईच ईयर लार्ज नंबर ऑफ प्लांट मटेरियल सेल्यूलोज जो डिपॉजिटेड होते हैं ऑन द सरफेस ऑफ द प्लानट अर्थ। ऐसे कौन कौन से नेचुरल प्रोसेसेस हैं जिसकी वजह से सेल्यूलोज जो है वो अंडरगोस करता है बिफोर यील्डिंग कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड अदर एंड प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो इसके बारे में जानते हैं कि हाउ टू राइट दिस आंसर। सबसे पहले जानो सेल्यूलोज क्या है गाइस। एक स्ट्रक्चरल प्रोटीन है प्लांट का, एल्गे का,
तो माना जाता है कि 180 बिलियन टन्स ऑफ सेल्यूलोजेस जो होते हैं वो वर्ल्ड वेजिटेशन में एनुअली प्रोड्यूस करते हैं। लार्ज अमाउंट ऑफ जो आपके प्लांट लीव्स हैं, ट्विग्स हैं, फ्रूट्स हैं, ये सारी डिपॉजिटेड होती हैं ऑन दी अर्थ। अब देखो जो सेल्यूलोज का मॉलिक्यूल है ना गाइस, ये क्या करता है, ये टेंसाइल स्ट्रेंथ देता है प्राइमरी सेल वॉल को। ठीक है, जितने भी सेल्यूलोज हैं उसमें जो प्लांट मटेरियल है जो भी डिपॉजिट होता है अर्थ में, वो अंडरगो करता है विद माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन प्रोसेस को वो फॉलो करता है। तो जो भी आप माइक्रोब्स देखते होगे, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगी, ये सारे के सारे हेल्प करते हैं इसमें। अब सेल्यूलोज जो है ना गाइस कॉमनली डिग्रेडेड होता है एक एंजाइम से जिसको हम सेलुलेज कहते हैं। ये एंजाइम फर्दर क्या करेगा, सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस करेगा जैसे कि बैक्टीरिया एंड फंगी। अब सेलुलेसिस जो होता है ये ब्रेक डाउन करता है सेल्यूलोज के मॉलिक्यूल्स को और क्या बनाता है, मोनोसेक्रेटाइड्स, यानी कि सिंपल शुगर बनाएगा, बीटा ग्लूकोज बनाएगा, शॉर्टर पॉलीसैकेराइड्स बनाएगा, ओलिगोसैकेराइड्स बनाएगा। ठीक है, ये सारे के सारे चीज़ें ये प्रोड्यूस करता है। ठीक है, कौन, सेलुलेसिस। ठीक है, ब्रेक डाउन होकर ये सब प्रोड्यूस करता है। जो गाइस ग्लूकोज है ना, वो फर्दर क्या करेगा, एरोबिक ब्रेक डाउन भी कर देता है, वो ब्रेक डाउन कर सकता है और प्रोड्यूस करता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। एग्जाम्पल के तौर पर देखो आप, जो फंगी है जैसे मशरूम्स अगर आपने देखे हो तो वो डिकम्पोज सेल्यूलोज प्लांट मटेरियल को करता है, तो दे ग्रो ऑन डेड प्लांट्स। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, ये एंजाइम सिक्रेट करता है जो डिकम्पोज करेगा सेल्यूलोज कंटेनिंग प्लांट मटेरियल को। तो जब सेल्यूलोज डाइजेशन की बारी आती है, डिकम्पोजिशन की बारी आती है गाइस, एनारोबिक कंडीशंस में भी वो पॉसिबल होता है। कैसे पॉसिबल होता है, देखो जो टर्माइट्स है ना वो इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। सेल्यूलोज जो अंडरगोज करेगा ना बिफोर यील्डिंग कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्वेश्चन था ना हमारा, सेल्यूलोज अंडरगोज बिफोर यील्डिंग कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड अदर एंड प्रोडक्ट्स, तो ये इसी का एग्जाम्पल है क्योंकि दे आर फीड ऑन प्लांट लिटर। ठीक है, गट ऑफ टर्माइट जो होती है वो बहुत आसानी से सेल्यूलोज को एनारोबिक कंडीशंस में भी डिकम्पोज कराती है और प्रोड्यूस करती है गैस मीथेन, CO2, हाइड्रोजन एंड अदर ऑर्गेनिक एसिड्स को भी। ठीक है, आंसर। Now guys, move to the next question which says that this is also comes from the GS3 only. Discuss in detail the photochemical smog which emphasis about the formation, effects and the mitigation. सेकेंड क्वेश्चन जो इसमें गाइज है कि एक्सप्लेन द 1999 गॉटनबर्ग प्रोटोकॉल क्या है, उसके बारे में भी हम जानते हैं कि वो क्या होता है। तो लेट्स सी हाउ टू राइट दिस आंसर। सबसे पहले तो देखो गाइज में ज़रूर आप एक काम करना, एक डायग्राम फॉलो ज़रूर कर लेना। ठीक है, तो देखो ये फोटोकेमिकल स्मॉग के बारे में बता रहा है कि कैसे कैसे वो क्रिएट हो रही है। देखो फोटोकेमिकल स्मॉग होता क्या है, ये एक मिक्सचर है गाइस पॉल्यूटेंट्स का। कैसे फॉर्म हुआ, नाइट्रोजन ऑक्साइड और वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड से। ये कैसे बनता है, जब ये सनलाइट से रिएक्ट होता है ना गाइड, तो आप देखोगे कुछ ब्राउन हेज अबव सिटीज आपको दिखने को मिलेगा। ठीक है, ये डायग्राम में भी गाइस हमने वही बनाया हुआ जो हम यहाँ पे लिख रहे हैं। अब देखो इसकी फॉर्मेशन समझो, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है आपसे फॉर्मेशन कैसे होती है। तो ये कुछ कॉम्प्लेक्स सीरीज फॉर्म करते हैं, केमिकल रिएक्शंस करते हैं, जैसे कि आपके इसमें सनलाइट है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड हैं, वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो आपके एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं। क्यों प्रेजेंट हुए, क्योंकि एयर पोल्यूशन है। ये जब रिएक्ट होते हैं इन दी फॉर्मेशन ऑफ ग्राउंड लेवल ओजोन से एंड सर्टेन एयरबॉर्न पार्टिकल से, तो फिर फोटोकेमिकल स्मॉग फॉर्मेशन शुरू हो जाती है। इसमें क्या होगा, हमने क्या पढ़ा, फोटोकेमिकल स्मॉग में क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्राइमरी पॉल्यूटेंट गैस बढ़ने लग जाते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर, एंड इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू दी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स भी इसके साथ साथ क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं। अब गाइस इसका इफेक्ट समझने की कोशिश करते हैं कि इफेक्ट्स क्या है। इसका इफेक्ट गाइस ये होता है कि फोटोकेमिकल स्मॉग के कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स हैं एनवायरनमेंट पे, ह्यूमन बींग्स पे। केमिकल क्योंकि इसमें होता है, हाइड्रोकार्बन्स के साथ जब वो कंबाइन होगा, मॉलिक्यूल्स के साथ फॉर्म होगा, तो आपकी आईज में इरिटेशन करेगा। एटमॉस्फेरिक रेडिकल्स आपके नाइट्रोजन साइकिल को डिस्टर्ब कर रहे हैं, क्योंकि वो ग्राउंड लेवल पर ओजोन को एलिमिनेट करने में प्रॉब्लम करेगा, स्टॉप कर देगा। तो ग्राउंड लेवल ओजोन कैन प्रूव टू बी एक्सट्रीमली टॉक्सिक टू ह्यूमन बींग्स। अदर नेगेटिव सिम्टम ये है कि इससे आपका विजन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ स्टार्ट हो सकती है। तो क्या कोई मिटिगेशन के भी प्रोसीजर है, तो देखो कैन बी कंट्रोल बाय डिक्रीजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, नाइट्रोजन ऑक्साइड और वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड एमिशंस को आपको कम करना पड़ेगा। तो यूसेज ऑफ कैटालिटिक कन्वर्टर्स का इस्तेमाल करो ताकि व्हीकल एमिशंस कम हो, नाइट्रोजन उससे कम निकले, कार्बन डाइऑक्साइड उससे कम निकले।
ठीक है। तो दिस इज हाउ वी आर फॉर्मेशन एंड आपके इफेक्ट्स और मिटिगेशन। अब आपसे गैस क्वेश्चन पूछा था कि 1919 का जो गोटेनबर्ग प्रोटोकॉल है वो क्या था 1999 का। तो गोटेनबर्ग प्रोटोकॉल बेसिकली इस्टेब्लिश हुआ इन ऑर्डर टू एड्रेस पॉल्यूटेंट्स जो आपके एसिडिफिकेशन या ग्राउंड लेवल ओजोन को प्रॉब्लम कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं। तो इसने लिमिट डाली, क्या लिमिट डाली इस प्रोटोकॉल ने कि एयर पोल्यूटेंट्स को कम करो। कौन कौन से एयर पोल्यूटेंट्स? सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, अमोनिया, वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड जो आपके ह्यूमन हेल्थ और एनवायरनमेंट के लिए खतरा है। ठीक है गाइस, तो दिस इज हाउ यू हैव टू राइट दिस आंसर। ठीक है, इसमें एक डायग्राम बना देना तो आपका जो आंसर है वो काफी इंप्रेसिव हो जाए। नाउ गाइस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ occurrence of cloudbursts in the context of Indian subcontinent। ठीक है, क्वेश्चन गाइस बहुत ध्यान से पढ़ना है क्योंकि तभी तो आंसर करोगे यार। दूसरा, आपको इसमें 2 रीसेंट एग्जाम्पल भी डालने हैं 150 वर्ड्स में। गाइस इसको कैसे कवर करते हैं, लेट्स सी। देखो, सबसे पहले क्लाउड बर्स्ट कैसे फॉर्म होता है। तो याद रखो, क्लाउड बर्स्ट आर नथिंग बट शॉर्ट ड्यूरेशन इंटेंस रेनफॉल इवेंट को कहते हैं और किसी स्मॉलर एरिया में हुई है जिसकी वजह से वहां पर फ्लड लाइक सिचुएशन क्रिएट हो गई है। अब ध्यान रखना, सारे जो वेरी हैवी रेनफॉल के इंस्टेंस होते हैं दैट डजंट मीन कि वो क्लाउड बर्स्ट है। क्लाउड बर्स्ट तब होता है जब किसी पर्टिकुलर रीजन में अमाउंट ऑफ रेनफॉल 100 मिलीमीटर्स इन एन आवर अगर ज़्यादा हो जाए तब, अकॉर्डिंग टू IMD डिपार्टमेंट। ठीक है, मतलब IMD के अकॉर्डिंग अगर ऐसा होता है तब। अब देखो मैकेनिज्म क्या है, अकरेंसेस कैसे क्रिएट होता है। तो जब भी आपकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी यानी कि जो RH है एंड जो क्लाउड कवर है जब वो मैक्सिमम लेवल पे रहेगा विद लो टेम्परेचर एंड स्लो विंड्स। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि हाई क्वांटिटी ऑफ क्लाउड्स से कंडेंस हुए वो वेरी रैपिड रेट में, तो तभी आपका क्लाउड बर्स्ट शुरू होना शुरू हो जाता है। देखो क्यों हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज किया, ठीक है, एटमॉस्फेयर ने बहुत ज़्यादा मॉइस्चर ले लिया। अब जब मॉइस्चर डाउन होना शुरू होता है तो वो एज अ वेरी शॉर्ट इंटेंस रेनफॉल शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए कर देता है, प्रोबेबली हाफ एन आवर और 1 आवर, रिजल्टिंग इन फ्लैश फ्लड्स माउंटेनियस रीजन और इन दी अर्बन फ्लड्स इन दी सिटीज। तो ऐसा हमें देखने को मिलता है। ठीक है, ऐसे बहुत ही क्लियर कट आंसर आपको गाइस ऐसे लिखना है। आगे चलो, अब रीसेंट एग्जाम्पल पूछे हुए आपसे तो वो भी डालोगे। तो May 12, 2021 में गाइस एक क्लाउड बर्स्ट देखने को मिला टेहरी चामोली डिस्ट्रिक्ट में उत्तराखंड में, लेकिन यहाँ पे कोई सीरियस कैजुअलिटी देखने को नहीं मिली। 8 जुलाई 2022 में भी हुआ, पहलगाम क्लाउड बर्स्ट हुआ था अमरनाथ की केव में श्राइन के अंदर। प्राइम रीजन यहाँ बताया जा रहा था कि राइजिंग टेम्परेचर, जो अभी हमने किया ना कि राइजिंग टेम्परेचर की वजह से ही क्लाउड बर्स्ट आ रहा है, तो यहाँ पर भी हमने देखा प्रेसिपिटेशन बहुत ज़्यादा हिमालय के क्रॉस हो गई थी। अगस्त 2022 में भी हमने डिस्ट्रक्शन देखी थी क्लाउड बर्स्ट एंड फ्लैश फ्लड में हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड के। तो गाइस दिस इज हाउ, इतने रीसेंट एग्जांपल जो आपको जो भी मिलते हैं इनको ध्यान से समझा करो क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टली आपसे पूछे जा रहे हैं। तो गाइस दिस इज हाउ यू हैव टू राइट दीज आंसर्स। आगे भी हम गाइस आंसर्स लेकर आते जाएंगे। आप अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच।